dear student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start 8th lecture of some basic concepts of chemistry. So let's begin. आज हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी करेंगे, जिसमें वेरियस लॉ की स्टडी करेंगे. फर्स्ट लॉ फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवोइजियर ने दिया था, उसकी स्टडी करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन law of conservation of mass. क्या स्टेट है, क्या स्टेट्स है इसके बारे में, उसको आप देखें. एंटोनी लवोइजियर का क्या स्टेटमेंट था, उस चीज को आप देखें. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, during any physical and chemical change, total mass of products is equal to the total mass of reactants. इन्होंने क्या कहा था कि कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होता है तो इस दौरान रिएक्शन में टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा, जितना प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में, उसका टोटल मास इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होगा रिएक्शन के दौरान. ये बताया था एंटोनी लवोइजियर ने. आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लैंडोल्फ नामक साइंटिस्ट ने इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया इस चीज को. ये रिएक्शन देखें आप. NaCl treated with sodium nitrate, silver nitrate to form sodium nitrate and AgCl. ये PPT होगा, ये प्रेसिपिटेट होगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर. अब देखिए इसमें जो मास ऑफ राइट हैंड साइड, टोटल मास ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू टोटल मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल होगा. तो ये हमें ध्यान रखना है. इसको लैंडोल्फ नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने 2 लिम्स एच शेप्ड ट्यूब लिया. 2 लिम्स थी एच शेप्ड ट्यूब. इसमें एक लिम्ब में उन्होंने सोडियम क्लोराइड को लिया, दूसरे लिम्ब में सिल्वर नाइट्रेट को लिया. सोडियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं कि खाने वाला नमक है. इसका सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना. और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दूसरे लिम्ब में लिया. इस प्रकार की ये शेप्ड ट्यूब थी
एच शेप्ड इस प्रकार की ये ट्यूब थी। एच शेप्ड ट्यूब, आप इसको न भी बनाए तो भी चलेगा। तो इस प्रकार की एच शेप्ड ट्यूब थी। इसमें एक में NaCl सॉल्यूशन को लिया था और एक तरफ Ag सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन लिया। ये लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट भी कहा है, लैंडोल्ट ट्यूब भी कहा जाता है। लैंडोल्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इन्होंने पहले, ये क्लोज है, क्लोज वेसल है, इसको NaCl सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेने के बाद पहले वेट किया इन्होंने। जो वेट देखा कि जो भी वेट है उसकी रीडिंग नोट किया। उसके बाद ये आपस में दोनों को इंटरमिक्स कर दिए, इसके थ्रू इंटरमिक्स कर दिए। इंटरमिक्स करने के बाद फिर इन्होंने वेट किया। तो जबकि रिएक्शन आप जानते हो कि जब इसको इंटरमिक्स करोगे तो ये रिएक्शन होके सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड ये प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट अलग हो गया, देखो रिएक्टेंट से अलग बन गया इंटरमिक्सिंग के बाद। फिर जब वेट किया इन्होंने आफ्टर रिएक्शन, जब प्रोडक्ट बन गया फिर इन्होंने वेट किया तो उतना ही वेट पाया जितना इनिशियल वेट था। तो इससे प्रूव किया कि मास जो है, मास रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहता है, मींस कोई चेंज नहीं होता। इसी से ये स्टेटमेंट भी आप इसको भी आप कर सकते हो, लिख सकते हो। मैटर इसको प्रूव करता है, मैटर कैन neither be created nor be destroyed। तो ये इसको प्रूव करता है। आप इसके वेट को निकाल कर देख लें। NaCl 23 प्लस 35.5 ये आ जाता है आपका 58.5 प्लस सिल्वर 108, नाइट्रोजन 14 प्लस 48 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया 48, आप इसको ऐड कर लें, ये हो जाएगा आपका 122 और 50 170 48 170 टोटल। आप सम कर लो इन दोनों का, सम करोगे तो ये आ जाएगा 170 एंड 58.5 5 8 7 12 और 1 2 228.5 228.5 जो है, ये सपोज करो कितना इसका ग्राम वेट आया है, इतने ग्राम। ये एटॉमिक मास है, ये टोटल मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है। अब इधर आप देख लो कितना होता है। सोडियम नाइट्रेट 23 प्लस 14 प्लस 48 और ये हो जाएगा आपका, देखो ये यहां से हो गया ये 62 और 3 65 और 65 85 ये हो गया। और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का देख लो। सिल्वर क्लोराइड आप जानते हो कि ये हो जाएगा 108 प्लस 35.5 इट मीन 143.5। अब दोनों को ऐड कर दो 85 और ये हो जाएगा 5 8 और ये हो गया आपका 12
228.5, 228.5। दोनों तरफ आप देखो मास, दोनों तरफ का मास राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और टोटल मास ऑफ राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। आप देख रहे हो कि दोनों तरफ 228.5, 228.5 जो मोलर मास का सम था, दोनों सेम है। तो इस प्रकार से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये प्रूव्ड होता है। तो ये लैंडोल्फ के एक्सपेरिमेंट्स में, लैंडोल्फ के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या आप इसको डेफिनिट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो डेफिनिट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन लॉ, डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें क्या है, इसको आप समझे। इन गिवन कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको लिख लें, इन गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड constituent element are always constituent element are always combined in definite proportion, combined in definite proportion। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें। कैल्शियम कार्बोनेट अगर सोर्स अलग अलग हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया मिट्टी में हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल के रूप में हो, या कैल्शियम कार्बोनेट अदर फॉर्म में हो, तो आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट चाहे सोर्स अलग अलग हो, लेकिन आप देखोगे सभी में कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, चाहे सोर्स कुछ भी हो ऑब्टेन करने का, लेकिन रेशियो सभी एलिमेंट का फिक्स होगा। सभी एलिमेंट का जो परसेंटेज होगा वो फिक्स होगा। जैसे मैं कहूं क्यूप्रिक, एग्जाम्पल आपके बुक का ही है, क्यूप्रिक कार्बोनेट की बात करूं, क्यूप्रिक कार्बोनेट, एक तो क्यूप्रिक कार्बोनेट को हम लोग लैब में ऑब्टेन कर सकते हैं, लैब में बना सकते हैं, और दूसरा नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं, नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। और क्यूप्रिक कार्बोनेट लैब में ऑब्टेन कर सकते हैं,
लैब से मिला हुआ क्यूप्रिक कार्बोनेट और नेचर में मिला हुआ क्यूप्रिक कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। दोनों में आप देखोगे क्यूप्रिक कार्बोनेट की जब बात आए, देखें आप, एक होता है क्यूप्रस कार्बोनेट एंड क्यूप्रिक। जैसे फेरस और फेरिक पढ़ते हो, फेरिक का मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जहां पर आयरन का हो वो फेरिक होगा, कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो फेरस होगा। वैसे यहाँ पर भी क्यूप्रिक की बात हो तो ऑक्सीडेशन ज्यादा हो, और दो स्टेट आप जानते हो कॉपर की, एक तो +1 की और +2 की। तो +2 जिसमें होगा वो क्यूप्रिक होगा। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 -2, ये +2 हो जाएगा। ये एक बार मैं ये शो कर रहा हूं कि ये सपोज करो ये नेचुरली मिला हुआ है, नेचर में क्यूप्रिक कार्बोनेट मिला है, ये लैब में आपने सेल्फ प्रिपेयर किया है, लैब में क्यूप्रिक कार्बोनेट को बनाया है। अब इसमें मास परसेंटेज ऑफ कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन देखेंगे तो मास परसेंटेज दोनों में सेम होगा। यही चीज ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इन गिवन कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर ऑलवेज कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो एलिमेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स कॉपर अलग, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेगा। और ये चाहे नेचर सोर्स अलग अलग होगा एक ही सब्सटेंस का, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स मास जो होगा इनका जो परसेंटेज होगा दोनों कंपाउंड में सेम होगा। जैसे कॉपर का परसेंटेज, यहाँ अगर कॉपर का परसेंटेज लिखे, यहाँ कार्बन का लिखे, यहाँ ऑक्सीजन का लिखे, तो आप देखोगे कि कॉपर का परसेंटेज लगभग 51.535% होता है, और यहाँ पर देखेंगे 9.74% कार्बन होता है, और यहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर आप निकाल के देखें तो ये लगभग 38.91 के आसपास आता है। इसको आप चेक कर लेना, कैलकुलेट करने का मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक का वेट ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। फिर जैसे कार्बन निकालना है तो कार्बन ऐसे निकालोगे, कार्बन का 12 बाई टोटल मास 65 प्लस 63, कॉपर है 63 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन 48, ये इनटू 100 करके निकाल लेना। तो आप देखोगे कि ये 9.75 के आसपास आएगा। इसका वेट कॉपर का देख लेना, एटॉमिक मास 63.5 या 63 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसको आप करके निकाल लेना जो रूल प्रीवियस लेक्चर में बताया। ऐसा ही अगर क्यूप्रिक कार्बोनेट जो लैब में प्रिपेयर किया उसमें भी देखो 51.35 कॉपर का परसेंटेज होगा, कार्बन का परसेंटेज 9.74 होगा, और ऑक्सीजन का परसेंटेज 31.91 के आसपास, ये अप्रॉक्स इतना होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन है लेकिन परसेंटेज सेम है सब में। ऐसे ही वाटर के बारे में देखो, वाटर ऑब्टेन करें आप, सपोज करें कि ये लेक का वाटर है, झील का पानी है, ये सी वाटर है, ये टैप वाटर है जो अर्थ के अंदर से निकलता है, ये वाटर है, या डिफरेंट सोर्स से जो वाटर मिलेगा, सभी में अगर हम लोग स्टडी करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 होगा। सोर्स अलग अलग है, देखो एक लेक से ले रहे हैं, एक सी से ले रहे हैं, एक जो है टैप और ले रहे हैं, टैप वाटर ले रहे हैं, तो सभी का आप देख रहे हो सभी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:8 है। तो इट मीन कोई भी कंपाउंड जैसा डेफिनेशन में बताया गया कि इन गिवन कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑलवेज कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, उस चीज को ये प्रूव कर रहा है।
तो इस प्रकार से ये सेकेंड लॉ मैंने आपको टीच किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब हम लोग थर्ड लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो है। लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल ये डाल्टन ने दिया था इस लॉ को। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें क्या है ये लॉ, फिर इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। states that when two elements combine to form two or more than two compounds, then when two elements, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कार्बन कंबाइन करके कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करें और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिपेंड अपॉन कंडीशन। तो इस प्रकार से ये दो कंपाउंड बनाया। ऐसा भी हो सकता है दो से अधिक कंपाउंड भी बना सकता है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप ऑलरेडी इस चीज को, इन कंपाउंड्स को जानते हैं कि जैसे ये कंपाउंड जब कंबाइन करते हैं तो NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 एक्सेट्रा, ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल में ये डिस्कस करेंगे कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें जो है देन the masses of one of the element combine with one of the element which combine with the masses of one of the element which combine with mass of other element are in simple whole number ratio. ये चीज आपको डिफिनेशन में रखना है इसके लॉ ऑफ मल्टीपल में, जो डाल्टन ने दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे टू एलिमेंट्स कंबाइन करें, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें ये कह रहा है कि देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास जो अदर एलिमेंट से कंबाइन करेगा,
उसके जो है उसमें एक सिंपल रेशियो होगा, एक सिंपल रेशियो में ये कंबाइन करता है। जैसे आप देखें, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन का देखो जो फिक्स मास है इसका, कार्बन को फिक्स ले लिया, कार्बन को फिक्स ले लिया। सपोज करो कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया 12, इसका 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन या 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसको 12 ग्राम करना तो इसको 32 ग्राम करना, 12 पार्ट करना तो इसको 32 पार्ट करना। तो इसका तो देखो फिक्स है। अब इसके रेशियो देखो 1:2, और इसके साथ अगर वैसे आप निकालना चाहें कि कार्बन ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4 3 एंड 4 4 3:4 का रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड में है ऑक्सीजन और इसका। एक सिंपल रेशियो का मतलब इंटीजर, छोटे इंटीजर्स जो होते हैं उनका रेशियो। तो ये यहाँ पर इसमें देखें। ऐसे अगर इसकी बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे एक सिंपल रेशियो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। जैसे यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे 3:8 का रेशियो आएगा। तो एक सिंपल रेशियो आता है ये इसका। इट मीन 12 पार्ट इसका, इसके 12 पार्ट इसका जो है इसके 16 पार्ट से, इसका 12 पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 32 पार्ट से कंबाइन करेगा। और ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो ये डिफरेंट कंपाउंड, देखो आपस में 2 एलिमेंट्स कंबाइन किए, डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किए। अब इसमें हमें ये देखना है जो एक एलिमेंट्स इसके साथ फिक्स होकर जो कंबाइन कर रहा है उसका फिक्स मास कोई ले ले और फिर कंपेयर कर डाले हर कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट के साथ कि कितने पार्ट से कंबाइन करता है। जैसे यहां पर सपोज करो कि नाइट्रोजन का हाउ मेनी पार्ट ऑफ नाइट्रोजन टेकन इन NO2। पहले सभी कंपाउंड्स लिख लो, नेम ऑफ कंपाउंड्स या फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में मैंने लिया यहाँ NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। अब इसमें आप ये देखो कि नाइट्रोजन का कितना पार्ट लिया है 14, और यहां पर ऑक्सीजन का, यहां पर नाइट्रोजन लिखना, पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर 14, ये 16 पार्टिसिपेट किया, 16 पार्ट। यहां देखो नाइट्रोजन का 28 पार्ट जो है ऑक्सीजन के 16 से कंबाइन कर रहा है। ऐसे यहाँ पर नाइट्रोजन का 28 पार्ट जो है ऑक्सीजन के 48 पार्ट से कंबाइन कर रहा है। ऐसे नाइट्रोजन का जो है 28 पार्ट N2O4 में देखें 64 ऑक्सीजन के 64 पार्ट से कंबाइन कर रहा है। नाइट्रोजन का 28 पार्ट ऑक्सीजन के 80 पार्ट से कंबाइन कर रहा है। ऐसे अब यहाँ पर एक सिंपल रेशियो में आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन होता है इसका। यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जैसे 14, इसका जो मिनिमम देखो, इसमें नाइट्रोजन का मिनिमम पार्टिसिपेंट जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है, मिनिमम पार्ट कितना है 14 पार्ट बाय वेट ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के 16 पार्ट बाय वेट। तो अब ये 14 पार्ट जो कंबाइन कर रहा है सबका, इसमें 14 मैं अगर कंसीडर करूं कि 14, 14,
14 यहाँ भी ले रहा हूँ, नाइट्रोजन के 14 पार्ट ले रहा हूँ। अब देखें ऑक्सीजन के 14 पार्ट यहाँ पर 16 पार्ट से कंबाइन किया, इसका 14 पार्ट कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करें? क्योंकि 28 जो है 16 से कर रहा, 14 पार्ट तो केवल 8 से कंबाइन करेगा, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। ये बात क्लियर है? देखो 28 पार्ट कितने पार्ट से कंबाइन किया? 16 से। तो 14 पार्ट कितने से कंबाइन करेगा? 8 से कंबाइन करेगा। ऐसे यहां पर देखें 28 पार्ट 48 से कंबाइन कर रहा है। 28 पार्ट कितने से? 48 से कंबाइन कर रहा है। फोर्टी 28 पार्ट 48 से, तो 14 कितने से कंबाइन करेगा ये आपको देखना है। मतलब हाफ कर दिया तो इट मीन ये भी जो है इसका हाफ हो जाएगा, इसके आधे से कंबाइन कितना करेगा? तो ये करेगा आपका 1648 14 कंबाइन किया, 28 कंबाइन किया है 48 से, तो 14 कंबाइन करेगा इसके, मतलब एक पार्ट इसके 14 कंबाइन किया यहाँ पर इससे, तो 32 ये कंबाइन करेगा 24 से, हाफ से। इसका हाफ किया मैंने, इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ कर देना, ऑक्सीजन का भी 40 से। 28 किया 80 से, तो 14 करेगा कितने से? 40 से कंबाइन करेगा। 28 कंबाइन किया है 64 से, तो 14 कंबाइन करेगा 32 से। ऐसे 28 कंबाइन किया 48 से, तो 14 पार्ट 24 से कंबाइन करेगा। अब इसमें आप देखो एक सिंपल रेशियो आएगा कि एक सिंपल रेशियो में ये नाइट्रोजन के 14 पार्ट से कंबाइन किए हैं। कैसे ये देख लो, 8 से सबको डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 अगर हम इसको लें इसके साथ 2 1 3 4 जा 32 एंड 5 जा 40। तो ये रेशियो आया 1:1, 2:1:3:4:5 का रेशियो आया। एक सिंपल रेशियो में आप देख रहे हो जितने कंपाउंड बन रहे हैं, एक सिंपल रेशियो, जैसे ये बताया गार्डनर सिंपल रेशियो, तो ये सिंपल रेशियो इसका मिलता है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वाटर के फॉर्मेशन में देखें, वाटर और H2O के फॉर्मेशन में, H2O2 के फॉर्मेशन में, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का फिक्स 2 ग्राम है सपोज करो, और यहाँ ऑक्सीजन 16 है, यहाँ 2 ग्राम है, यहाँ ऑक्सीजन जो है 32 है। अगर इसको हम लोग एक रेशियो निकालें, एक सिंपल रेशियो निकालें, तो आप देखोगे कि 1:2 के रेशियो में ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है दोनों में, यहाँ पर 1:8 के रेशियो में, और यहाँ पर 1:16 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर ऑक्सीजन का आपस में निकालोगे तो ये भी 1:2 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो है इसका, होल नंबर रेशियो और सिंपल होल नंबर रेशियो में हर एक एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन
या इसी को हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में क्या है इसको पहले समझ लो, फिर जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे 2 और मोर देन 2 एलिमेंट ले सकते हो, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। ये किसी एक तीसरे एलिमेंट, जैसे मान लो ए और बी 2 एलिमेंट है, ये किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करे। एक बार मान लो बी कंबाइन करता है, एक बार ए कंबाइन करता है सी के साथ, 2 कंपाउंड अलग अलग बनाएगा। अगर ए कंपाउंड किया सी के साथ एसी बना लिया, बी कंपाउंड बी जो है कंबाइन किया तो बीसी बना लिया। फिर कहता है कि जैसे ये एलिमेंट जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक मल्टीपल रेशियो इनका होगा। और फिर अगर ये आपस में दोनों ए बी आपस में कंबाइन करते हैं तो इनके साथ भी एक मल्टीपल रेशियो आएगा। जो ए बी और बी सी बनाए हैं, जो रेशियो यहाँ एक सिंपल रेशियो है, मल्टीपल रेशियो है, वही रेशियो आप देखोगे जब आपस में ए और बी मिलेंगे, ए बी जब बनाएंगे तो भी वही रेशियो रहेगा, एक मल्टीपल रेशियो बनेगा। तो यहां पर देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में when 2 different element, when 2, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, when 2 different element, 2 different element combine separately with same mass of third element, third element, they do so will be same or some simple multiple of ratio, simple multiple of ratio in which they combine with each other, ये आपके बुक की डेफिनेशन है। ये आपके बुक में सेम यही डेफिनेशन दिया गया है रेफरेंस बुक में। तो आप देखें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या चीज है, इस चीज को समझे। जैसा मैंने कहा कि एक 2 एलिमेंट ले रहा हूं, जैसे a प्लस बी ये लिया, ये अलग अलग a और b अलग अलग सेपरेटली जो है C के साथ कंबाइन करें तो देखोगे ये AC बनाएगा और ये BC बनाएगा। इनमें एक मल्टीपल रेशियो होगा, इनमें एक फिक्स मास, देखो इसका जो है एक सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसका मास फिक्स होगा। जो भी लोगे आप, सपोज करो कि
मैं इसको हाइड्रोजन लेता हूं तो मास फिक्स हो गया 2 ग्राम, सपोज करो 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया H2, और यहां पर H लिया और यहां पर सल्फर लिया, यहां ऑक्सीजन लिया। ये कंबाइन करेगा तो इसके साथ H2S बना लेगा। देखो 2 ग्राम या 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है किसके साथ, सल्फर के 1 पार्ट के साथ। और ऐसा ही अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करें तो ये H2O बनाएगा। ये भी इसका 1 पार्ट मतलब 2 पार्ट इसका ऑक्सीजन के 1 पार्ट से कंबाइन करता है और H2O बना लेता है। इनमें आप देखोगे एक मल्टीपल रेशियो होगा, इनके जो सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन किए हैं इसके फिक्स मास से, जैसे आप देख लो H2S सॉरी 2:32 और यहां पर H2O में ऑक्सीजन और ये 2:16। इसका तो देखो फिक्स मास है हाइड्रोजन का। इसमें देखो एक सिंपल रेशियो, एक मल्टीपल रेशियो है, ये 1:2 या 2:1 का रेशियो है। इसमें 2:1 का रेशियो। अब अगर इसमें ये कह रहा है, ये तो एक सिंपल रेशियो में मिला। देखो अगर यहीं पर ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, तो क्या बना सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकता है, एक्सेट्रा। इस प्रकार से ये भी कंपाउंड बनाए। तो जो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इसके साथ इसका जो एक सिंपल रेशियो है, एक मल्टीपल रेशियो इसके साथ आएगा। इसी का कोई ना कोई मल्टीपल रेशियो इसमें इन दोनों में होगा। इन दोनों के जो रेशियो आएंगे सल्फर और ऑक्सीजन के, देख लो आप। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर 32 है और ऑक्सीजन 32, तो 1:1 रेशियो। तो इसमें अगर हम देखें 1:1, 2:1, तो एक मल्टीपल अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख रहे हो यहां पर 1:2 या 2:1 का एक सिंपल रेशियो मिलता है। एक मल्टीपल रेशियो हमेशा इसी के किसी मल्टीपल रेशियो में आएगा। अब जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड में देख 32:48, इट मीन ये हो जाएगा 2:3। अब इसके साथ जरा रेशियो इसका निकालो 2/3, तो ये हो जाएगा 6/2, 3:1। देख लो एक मल्टीपल रेशियो इसी का मिला। तो ये इसका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद हम लोग लास्ट लॉ स्टडी करेंगे, गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स लॉ में देखो गै-लुसाक गै-लुसाक लॉ क्या है, इस चीज को समझो पहले, तब इस पर हम लोग डिस्कस करें। गै-लुसाक में होता यह है कि जैसे जो एलिमेंट कंबाइन करेंगे आपस में, जो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हो, तो अगर 1 वॉल्यूम एक एलिमेंट का लिया और एक एलिमेंट का 1 वॉल्यूम लिया, तो जो प्रोडक्ट भी बनेगा वह भी कोई, जैसे 1:1 के रेशियो में इसको लिया, तो कोई ना कोई एक सिंपल रेशियो में ही बनेगा, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में बनेगा। अगर सिमिलर कंडीशन
सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं तो इक्वल वॉल्यूम, अगर इक्वल वॉल्यूम जो होगा रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, उसमें एक सिंपल रेशियो होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम लिया, सपोज करो 1 वॉल्यूम इसका लिया, और ऐसा ही क्लोरीन का 1 वॉल्यूम लिया, तो आप देखोगे कि ये बनाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, और इन तीनों में एक सिंपल रेशियो होगा, जो फॉर्मेशन होगा एक सिंपल रेशियो होगा, इनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एक सिंपल रेशियो होगा। तो इस प्रकार से चाहे जो भी आप और भी गैसेस ले लो, और भी रिएक्शन ले लो गैसेस की या अदर रिएक्शन, ये पर्टिकुलर गैसेस के लिए मेनली है। जैसे सपोज करो कि मैंने 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिया, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। इसमें आप देखोगे कि 1:3:2 का देखो एक सिंपल रेशियो होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों। ऐसे ही अगर हम लोग इसी को ये कहें कि 100 ग्राम में एक बार लेके देख, 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combined with 100 gram of chlorine to form 200 gram of HCl, या हम कहें 100 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन है, 100 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 100 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन करता है 200 वॉल्यूम HCl बनाता है। तो इसमें भी अगर निकालोगे तो एक सिंपल रेशियो होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, यही गैलिस-राइक्स लॉ है। ठीक है, थैंक यू।